Hello everyone. I'm here to discuss with you the latest reform in accounting, that is Ind AS. But before I start my discussion on Ind AS, I need to make you familiar with several other terms relating to Ind AS, and those are GAAP, AS, IAS, IFRS. तो पहले इन सब की चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सब क्या है, और फिर उसके बाद हमारी चर्चा शुरू होगी Ind AS पे. So I am here to introduce you with Ind AS. Ind AS introduction. आप मार्केट में क्या क्या टर्म सुनते हो? गैप, एएस, इंड एस, आईएएस, आईएफआरएस. इन सभी टर्म्स में जो सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है? गैप. गैप कवर्स ऑल दीज फोर. गैप कवर करता है इन सभी चार को. गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Generally accepted accounting principles could be either national GAAP, it could be international GAAP. नेशनल गैप हम किसे कहते हैं? जब एक कंट्री अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाती है, अपनी स्टैंडर्ड्स बनाती है, और उस कंट्री में ही वो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में, तो हम उसे कहते हैं नेशनल गैप. जैसे इंडिया का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. आप जो एएस पढ़ते हो, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड ओनली एंड ओनली इन इंडिया. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूएस में यूएस गैप यूज होता है. व्हाट इज दैट यूएस गैप? नेशनल गैप. सिर्फ कहां यूज होता है? यूनाइटेड स्टेट्स में. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर अपना एक स्टैंडर्ड तैयार किया है, यानी एक स्टैंडर्ड है जो सेवरल कंट्रीज में फॉलो किया जाता है. अगर एक स्टैंडर्ड है जो सेवरल कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, वी कॉल इट एज इंटरनेशनल गैप. ठीक है. आईएएस इज इंटरनेशनल गैप. ये कौन फॉलो करता है? इट इज फॉलोड बाय यूके एंड several other European countries. Who follows AS? India. सिर्फ इंडिया का ही नेशनल गैप नहीं है, बहुत सारी कंट्री अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड तैयार कर रखी हैं, और उनके स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? नेशनल गैप. जैसे हमने बोला, यूएस में जो गैप यूज होता है, दैट इज यूएस गैप. अब ये जो आईएफआरएस है, यही कन्वर्ट होके पता है क्या बन रहा है? आईएफआरएस. यानी आप ऐसा कह सकते हो कि आईएएस का जो न्यूअर वर्जन है, नया वाला वर्जन है, उसका नाम ही क्या है? आईएफआरएस. ठीक है. और एएस का जो नया वाला वर्जन तैयार हुआ है, न्यूअर वर्जन, ये क्या है? इंड एस. ठीक है. What is this Ind AS? This has been prepared in line with IFRS. मतलब अगर हम बात करें आपसे, तो हम ये कहेंगे कि Ind AS और IFRS में कोई विशेष अंतर नहीं है, बहुत छोटे छोटे माइनर से अंतर हैं. मोस्टली जो इंड एएस है वो आईएफआरएस को कॉपी करके ही क्रिएट किया गया है. ठीक है. इंड एएस हैज बीन प्रिपेयर्ड इन लाइन विद आईएफआरएस. अब बात यह आती है कि व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज इन लाइन विद आईएफआरएस? हमें क्या जरूरत है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की? हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने देश को डेवलप करने के लिए फॉरेन फंड्स की जरूरत है. बेसिकली इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है
और एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पूरी कैसे होगी? व्हेन वी हैव ह्यूज कैपिटल। लेकिन अगर हमारे देश के पास कैपिटल नहीं है तो ये कैपिटल कहां से आएगी? फॉरेन फंड से। लेकिन कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, बिकॉज वो कहता है कि हमें इंडिया की अकाउंटिंग समझने में डिफिकल्टी होती है। इंडिया में डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमें उसे समझने में और इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी होती है, सो वी कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू इंडिया। वो कहते हैं कि हम जिस आइटम को एसेट समझते हैं तो हम देखते हैं कि उसे तो एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज कर लिया गया है। हम सोच रहे थे कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लेकिन उसे अदरवाइज इनकम की तरह ट्रीट किया गया, या फिर वो इनकम हम सोच रहे थे उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया गया। तो व्हाट दे से इज कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हमें जरूरत होगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने के लिए, और अगर हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो हम वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें जो इंटरनेशनली लोग समझ पाए, ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए। क्या ये जरूरत सिर्फ इंडिया को समझ में आई? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सभी कंट्रीज को ये जरूरत समझ में आ रही है कि हर देश में एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर कंट्री एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी तो इससे पूरा वर्ल्ड एक इंटरनेशनल मार्केट बन पाएगा। अदरवाइज अगर हर देश की अपनी अपनी अकाउंटिंग होगी तो निश्चित है एक कंट्री का फंड दूसरी कंट्री में फ्लो नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं हमें उनकी अकाउंटिंग समझ में ही नहीं आ रही है। वो तो दिखा रहे हैं 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, लेकिन हमारी कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो 10 लाख रुपए का लॉस था। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी थी। इस डिस्पैरिटी को ओवरकम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हम क्या तैयार करें? एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करें। ठीक है, तो देखिए यूके और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज तो पहले ही क्या अप्लाई कर रही थी? आईएएस। उन्होंने इसको थोड़ा बहुत चेंज किया और जितने भी नए स्टैंडर्ड वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? आईएफआरएस। ठीक है, इंडिया ने कहा कि अब हम भी क्या करेंगे? इंड-एएस तैयार करेंगे। एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा जो आईएफआरएस के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, सो दैट कि हमारे स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हो और कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे स्टैंडर्ड को समझ पाए। ठीक है, तो आज पोजीशन ये है कि हर कंट्री आईएफआरएस कंप्लायंट बनना चाहती है, और आईएफआरएस कंप्लायंट बनने के दो रास्ते हैं। नंबर 1, आईएफआरएस एडॉप्ट, और दूसरा आईएफआरएस कन्वर्ज। आईएफआरएस एडॉप्ट और आईएफआरएस कन्वर्ज। आईएफआरएस एडॉप्ट करने का मतलब क्या है? आईएफआरएस एडॉप्ट करने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड यहां पे तैयार हुआ है यही स्टैंडर्ड क्या करें? हम भी एडॉप्ट कर लें। ठीक है, आईएफआरएस एडॉप्ट करने का मतलब कंट्रीज एडॉप्टिंग IFRS prepared by IASB. IFRS prepared by IASB. What is this IASB? International Accounting Standard बोर्ड। आईएफआरएस कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? प्रिपेयरिंग ओन स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड बनाइए, बट इन लाइन विथ आईएफआरएस। लेकिन आईएफआरएस के हिसाब से, आईएफआरएस के तरीके से, आईएफआरएस की पैरिटी में। ठीक है, आप अपना स्टैंडर्ड तैयार कीजिए, दैट इज आईएफआरएस कन्वर्ज। ठीक है, व्हाट इंडिया इज डूइंग? इज इंडिया आईएफआरएस कंप्लायंट? यस, इंडिया आईएफआरएस कंप्लायंट है। जल्दी बताइए इंडिया ने क्या किया है? आईएफआरएस अडॉप्ट किया है या फिर आईएफआरएस कन्वर्ज है? इंडिया इज आईएफआरएस कन्वर्ज। तो यहां एग्जांपल पे हम लिख सकते हैं इंडिया। पता है यूएस भी क्या कर रही है? आईएफआरएस कन्वर्ज।
बहुत सारी कंट्रीज ने आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लिया है, वो अपने देश में आईएफआरएस चला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश, क्लियर है यहां तक की बात सबको? तो अभी हमने आपको ये इंट्रोड्यूस किया कि मार्केट में जो आप डिफरेंट टर्म सुनते हो, गैप, एएस, इंड एएस, आईएएस, आईएफआरएस, ये सारी चीजें क्या हैं। तो हमने आपको बताया कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक वाइडर टर्म है, ये टर्म सभी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज अपनी स्टैंडर्ड तैयार करती है, वी कॉल देम नेशनल गैप, और बहुत सारी कंट्रीज के इकट्ठे स्टैंडर्ड होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, मिलकर अपना एक स्टैंडर्ड तैयार करती हैं, यानी एक स्टैंडर्ड जो कई देशों में अप्लाई होता है, वी कॉल देम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडिया ने हमेशा से पता है किसको फॉलो किया है, इंडिया ने हमेशा से यूके को फॉलो किया है, ठीक है। पता है क्यों हम लोग हमेशा यूके को ही क्यों फॉलो करते हैं? ये वो लोग हैं जो इंडिया पे 200 सालों तक राज किए हैं, ठीक है। हमने इनकी गुलामी की है, तो आज भी हम क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट का सिस्टम है, ये सब कुछ पता है कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूके का है, ठीक है। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन फॉलोइंग यूके, और यूके और दूसरी सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज में पता है क्या चलता है, आईएएस, ठीक है। उन्होंने अपने आईएएस को कन्वर्ट कर लिया है किसमें, आईएफआरएस में। तो अब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, आईएफआरएस को, ठीक है। तो हमने भी अपने एएस को इंड एएस बना लिया, एक नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड तैयार कर लिया जो कंप्लाई करता है किससे, या पैरिटी में है किसके, आईएफआरएस के, ठीक है। जरूरत क्या है आईएफआरएस को अप्लाई करने की, या आईएफआरएस के जैसा स्टैंडर्ड को तैयार करने की? वो इसलिए जरूरत है ताकि हर देश में अगर एक जैसा स्टैंडर्ड होगा तो हर जगह इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मिलेंगे। कोई भी कंट्री का पर्सन किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट तभी कर पाएगा जब वो जो स्टैंडर्ड समझता है एग्जैक्टली वैसा ही स्टैंडर्ड किसमें है, उस कंट्री में भी अप्लाई होता है जहां वो इन्वेस्ट करना चाहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी एएस की डिस्क्लोजर्स थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। डिस्क्लोजर इन एएस वाज वेरी वेरी लिमिटेड, बट आईएफआरएस में जो डिस्क्लोजर है वो बहुत वाइडर है। एक बात बताइए, अकाउंट्स कौन सा अच्छा होता है, जिसमें बहुत सारी बातें दबा ली जाती हों या हर बात खुल के कही जाती है? अकाउंट्स वो अच्छा होता है जिसमें सारी बातें खुल के कही जाती हैं, ठीक है। तो आईएफआरएस जो है उसमें सारी बातें खुल के होती हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी वाइड एज कंपेयर टू एएस, ठीक है। तो एक दूसरा रीजन भी है कि इंटरनेशनल फंड हमें मिल जाएगा आईएफआरएस की वजह से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होगी तो अकाउंट्स बहुत क्लियर होंगे, ठीक है। जिसे आप कहते हो कि अकाउंटिंग वुड बी ट्रू एंड फेयर, ठीक है। हम यूज करते हैं ये टर्म ऑडिट में भी कि अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर। और ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स तब होते हैं जब अकाउंट्स खुला हुआ हो, हर कुछ बहुत ही क्लियरली एविडेंट हो, ठीक है। और आईएफआरएस जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सामने रखता है वो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। हर कुछ खुल के सामने आ जाती है। तो यही कारण है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आईएफआरएस के जैसा एक स्टैंडर्ड अपने देश में लागू कर रहे हैं जिसका नाम है इंड एएस। On 16th February 2015, MCA notified, MCA ने क्या नोटिफाई किया, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। ऑन 16 Feb 2015 में एमसीए ने नोटिफाई कर दिया कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट इज दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंड एएस। इंडियन का शॉर्ट इंड
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का शॉर्ट नेम एएस। तो कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015, और ये रूल्स क्या किया है, इस रूल्स ने नोटिफाई किए हैं 39 इंड एएस, 39 इंड एएस नोटिफाई किए गए हैं, और इसकी एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, किन कंपनीज पे ये अप्लाई किया जाएगा ये इस रूल्स में लिखा हुआ है, एंड डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कब से ये लगेगा, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। As far as date of applicability is concerned, यहां पे दो बातें की गई हैं। वॉलंटरी अडॉप्शन और मैंडेटरी अडॉप्शन। मैंडेटरी अडॉप्शन, वॉलंटरी अडॉप्शन मींस अगर आपका मन है तो आप इंड एएस लगा सकते हो। मैंडेटरी अडॉप्शन मींस आपको इंड एएस लगाना ही पड़ेगा। व्हाट इज द डेट ऑफ वॉलंटरी अडॉप्शन? दिस इज 1/4/2015, यानी वॉलंटरी अडॉप्शन की डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है। क्या आज जो कंपनी वॉलंटरी अडॉप्ट करना चाहती है इंड एएस कर सकती हैं? यस, कर सकती हैं। What is the date for mandatory adoption? इसमें दो डेट्स दी गई है, फेज 1, फेज 2। कुछ कंपनीज को फेज 1 में डाल दिया गया है कि इनको वॉलंटरी इनको मैंडेटरी यहां से अडॉप्ट करना है। फिर एक दूसरी डेट दी गई है कि कुछ बैलेंस कंपनी, कुछ और कंपनीज को इस डेट से मैंडेटरी अडॉप्ट करना है। एंड व्हाट आर दोज डेट्स? 1/4/2016 and 1/4/2017. तो व्हाट्स द पोजीशन एज ऑन डेट? कि कुछ कंपनीज वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकती हैं, जिन भी कंपनीज को ये जरूरत समझ में आती है कि दे नीड टू अप्लाई इंड एएस, वो 1/4/2015 से इंड एएस अप्लाई कर सकती हैं। फिर कुछ कंपनीज को मैंडेटरी अडॉप्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 1/4/2016, और बैलेंस कुछ और कंपनीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 1/4/2017। हालांकि कुछ छोटी कंपनियों को इस डेट के बाद भी एग्जिम्ट रखा गया है कि उनको इंड एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि 1/4/2017 जो सेकंड फेज है अडॉप्ट करने का इंड एएस, क्या यहां पे सभी कंपनियों को इंड एएस अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, यहां पे भी सभी कंपनियों को इंड एएस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहां पे भी कुछ छोटी कंपनियों को इंड एएस से एग्जेम्पशन दी गई है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में इस समय पैरेलली दो सेट ऑफ अकाउंटिंग चलेगी। पता है कैसी? एक एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक चल रहे हैं, और एक नया वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज इंड एएस, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पहले उन पे ये नया वाला सिस्टम डाला जाए। जब स्काई क्लियर हो जाएगी, आसमान एकदम साफ हो जाएगा, मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट चाहती है कि फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर छोटी बड़ी कंपनियां सब पे क्या करेंगे, इंड एएस अप्लाई कर देंगे। तो आई बिलीव कि 2-3 साल 4 साल एक ऐसा फेज होगा जहां पे हमारे देश में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग चल रही होगी। कुछ कंपनियां ऐसी जो नए वाले रूल के हिसाब से अपने अकाउंट्स को तैयार कर रही होंगी, दैट इज इंड एएस, और कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो पुराने वाले अकाउंटिंग रूल के हिसाब से अकाउंटिंग कर रही होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एएस, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांजिशन फेज खत्म हो चुका होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट सभी कंपनियों पे क्या ले आएगी, इंड एएस, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि वॉलंटरी एडॉप्शन के लिए क्या रूल बनाए गए हैं, किन किन कंपनियों को यहां से मैंडेटरी अडॉप्ट करना है इंड एएस, किन कंपनियों को यहां से मैंडेटरी अडॉप्ट करना है इंड एएस, ठीक है।
वॉलंटरी एडॉप्शन इज फ्रॉम 1/4/2015। 1/4/2015 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 15-16, ठीक है। Ind AS can be voluntary adopted by any company with effect from 1/4/2015। कोई भी कंपनी अगर वो इंड एस लगाना चाहती है तो लगा सकती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर किसी भी कंपनी ने एक बार इंड एस लगा दिया तो उसे अब हर फाइनेंशियल ईयर में क्या लगाना पड़ेगा? इंड एस। यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्ट इन, आप ऑप्ट कर सकते हैं इंड एस, लेकिन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। वंस यू हैव अडॉप्टेड इंड एस यू नीड टू कंटिन्यूअसली फॉलो इंड एस। once company opts in Ind AS, it cannot opt out. It means company will have to follow Ind AS in all the subsequent year. नेक्स्ट बात, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, ठीक है। वे प्रिपेयर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हैविंग 2 कॉलम्स, करंट ईयर और लास्ट ईयर। अब बात यह आती है कि करंट ईयर आपका कौन सा है? 15-16। आपने मैंडेटरी वॉलंटरी अडॉप्ट कर लिया 15-16 के लिए इंड एस, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो लास्ट ईयर का कॉलम होगा, क्या वो इंड एस के हिसाब से करना पड़ेगा या वो एग्जिस्टिंग एएस के हिसाब से जैसा आपका था वही आप कॉपी कर देंगे? ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार 15-16 में इंड एस अप्लाई कर रहे हैं तो इसका लास्ट ईयर क्या है? 14-15। क्या आपने 14-15 में इंड एस अप्लाई किया है? नहीं, 14-15 में तो इंड एस था ही नहीं। इंड एस पहली बार भी अगर आप अप्लाई कर रहे होगे, वॉलंटरी अपने मन से अप्लाई कर रहे होगे, तो भी कब कर रहे होगे? 15-16 में। तो क्या 14-15 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से यहां पे होना चाहिए या फिर जैसा तैयार किया गया था लास्ट ईयर 14-15 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाला होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 14-15 वाले फिगर्स भी आप पता है कैसे लिखोगे? अप्लाइंग इंड एस, यानी आपको यहां पे भी इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा। विल हैव टू अप्लाई इंड एस। ठीक है, तो you need to write Ind AS shall be applied to comparative figure of financial year 14-15 if Ind AS is applied for 15-16।
नेक्स्ट बात, आपने तो यहां 15-16 में क्या किया है, वॉलंटरी अडॉप्शन किया है, लेकिन अगर एक कंपनी वॉलंटरी अडॉप्ट करती है इंडियाज को, तो ऐसे केस में उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर को इंडियाज मैंडेटली अडॉप्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये कंपनी तो इनने तो क्या किया, ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसने तो वॉलंटरी अडॉप्ट कर लिया 15-16 में इंडियाज, लेकिन इस कंपनी ने तो वॉलंटरी अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इसकी होल्डिंग कंपनी अगर है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसकी कोई एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर इसका, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मैंडेटली अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है बात, तो इस बात को भी नोट कीजिए। इफ अ कंपनी opts for Ind AS with effect from 1/4/15, its holding company, subsidiary company, associate company and joint venture will have to mandatorily follow Ind AS. आई होप आपको क्लियर है वॉलंटरी अडॉप्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैंडेटरी अडॉप्शन। मैंडेटरी अडॉप्शन कब से है, 1/4/2016, ठीक है, 1/4/2016 से मैंडेटरी अडॉप्शन, लेकिन कुछ कंपनियों को अभी मैंडेटरी किया जाएगा 1/4/2016 से, और कुछ और कंपनियों को मैंडेटरी कर दिया जाएगा फ्रॉम 1/4/2017, ठीक है, लेकिन 1/4/2017 से भी सभी कंपनियों पे मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, कुछ छोटी कंपनियों को आज भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ठीक है, हमने आपसे कहा कि एक ट्रांजिशन फेज चलेगा, कुछ सालों के लिए ऐसा होगा कि बड़ी कंपनियां क्या अप्लाई कर रही हैं, इंड एएस, और छोटी कंपनियां क्या अप्लाई कर रही हैं, एएस। लेकिन उस ट्रांजिशन फेज के खत्म हो जाने के बाद इमीडिएट क्या पोजीशन आएगी कि पूरे देश में लागू हो चुका होगा इंड एएस। मैंडेटरी एडॉप्शन, इसमें दो बातें होंगी, फ्रॉम 1/4/2016 से किन के ऊपर मैंडेटरी हो रहा है। तो पहला पॉइंट, ऑल कंपनीज whether listed or unlisted, all companies whether listed or unlisted having net worth of ₹500 crores or more, सभी कंपनियां चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। लिस्टेड कहां पे, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कहीं भी, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 crores और मोर, अगर उस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए भी या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्थ क्या चीज होती है बताएंगे आप लोग,
व्हाट इज नेटवर्थ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्थ। And this needs to be greater or is equal to 500 crores. तो अगर ऐसा है तो Ind AS to be applied. अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जब एक कंपनी को 1/4/2016 से अप्लाई करना पड़ेगा इंड एस, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो 16-17 के कॉलम के साथ साथ इसमें कौन सा कॉलम और होगा? 15-16 का। तो क्या हमें 15-16 के कंपैरेटिव फिगर्स को तैयार करने के लिए भी इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा? यस, 15-16 के कंपैरेटिव फिगर्स को तैयार करने के लिए भी आपको इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड बात आती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये रहा आपका 16-17 और ये रहा 15-16। इंड एस to be applied for comparative figure. चलिए, हम तो पता है किसकी बात कर रहे थे? ए लिमिटेड, एक कंपनी की जिसके ऊपर मैंडेटरी अडॉप्शन आ गया है क्योंकि इसका जो नेटवर्थ है दैट इज मोर देन 500 करोड़। इसकी एक सब्सिडी कंपनी है, इसका एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। उसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए। नेटवर्थ जो है उसका 500 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। क्या ऐसी कंपनियों को भी इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा? यस। जिस कंपनी ने इंड एस अप्लाई किया है उसकी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडी कंपनी है, कोई ज्वाइंट वेंचर है, कोई एसोसिएट कंपनी है, उन्हें भी मैंडेटरी अडॉप्ट करना पड़ेगा। उस केस में उनकी नेटवर्थ नहीं देखी जाएगी, ठीक है। If Ind AS is applied on any of the company, its holding, subsidiary, associate and joint venture shall have to mandatorily adopt Ind AS irrespective of net worth. क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। अगर एक कंपनी पे इंड एस अप्लाई किया जाएगा तो उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इन सबको इंड एस मैंडेटली अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनकी नेटवर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। एक मतलब कि अगर इस एसोसिएट कंपनी की नेटवर्थ से 2 करोड़ रुपए है, स्टिल उसे इंड एस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये बात? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रॉम 1/4/2017, अभी किसकी बात हुई थी यहां पे? फ्रॉम 1/4/2016। अब हम बात करने जा रहे हैं 1/4/2017। 1/4/2017 से इंड एस मैंडेटली अप्लाई करना पड़ेगा सभी लिस्टेड कंपनीज को, ठीक है। यहां पे क्या था? ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, किसी भी केस में 500 करोड़ रुपए से लेकिन टर्नओवर अधिक होनी चाहिए थी, ठीक है।
तब उनके ऊपर इंडियस लग रहा था। यहां पे हम अब नेटवर्थ नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उसके ऊपर इंडियस अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो सारी लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा था उन पे तो पहले ही अप्लाई हो चुका है, तो बचे कौन, वो लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ रुपए से कम है, उन पे भी अब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1/4/2017 वो समय होगा जब सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इंडियस लग चुका होगा। ठीक है, ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज, ध्यान दीजिएगा इस ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज की बात को फिर से समझिएगा। वो लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा था उस पे तो पहले ही अप्लाई हो चुका था, तो अब जब हम यहां पे लिख रहे हैं ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज, तो इसका मतलब क्या है, वो सभी लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से भी कम है उन पे भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज मतलब लिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ below 500 crores, on unlisted company, on unlisted companies having net worth greater is equal to 250 करोड़। लेकिन अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो सभी कंपनियों के ऊपर इंडियस नहीं लगेगा। ठीक है, यानी वो छोटी मोटी कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है, 2-4-5 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, ऐसी कंपनियों पे इंडियस नहीं लग रहा है, तो वो सभी अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है उनके ऊपर इंडियस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि उनके ऊपर इंडियस क्या कभी नहीं अप्लाई होगा, तो गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 ईयर्स, गॉड नोस क्या होगा, आने वाले 3-4 सालों में ऐसा हो सकता है कि उन कंपनियों के ऊपर भी इंडियस लगा दिया जाए। तो ऑन अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ या मोर, पता है इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, 500 करोड़ रुपए से ऊपर की अगर नेटवर्थ थी तो उन अनलिस्टेड कंपनी पे तो इंडियस कब से आ गया, 1/4/2016 से। ठीक है, तो 1/4/2017 से किन कंपनियों पे आया, वो अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा जिनका नेटवर्थ था उन कंपनियों पे इंडियस कब से आ चुका था, अगर वो अनलिस्टेड भी थी तो यहां से आ चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर इज इक्वल टू 250 करोड़ बट लेस देन 500 करोड़। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए नेक्स्ट बात, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 1/4/2017 वाले के लिए। एंड थर्ड पॉइंट ये रहा, इंडियस कहां पे अप्लाई हो रहा है, 1/4/2017 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो इसका कंपैरेटिव फिगर साथ में किसका लगेगा, 16-17 का। तो क्या 16-17 की सारी फिगर को भी हमें इंडियस के हिसाब से ही लगाना होगा? यस, तो यही आपने लिखा, इंडियस टू बी अप्लाइड फॉर कंपैरेटिव फिगर। तो जब 17-18 में कंपनी पे इंडियस कंप्लाई किया जाएगा, इंडियस उसे अप्लाई करना होगा अपने यहां, तो जो कंपैरेटिव फिगर वो तैयार करेंगे बैलेंस शीट में, उसमें भी क्या लगाएंगे, इंडियस। नेक्स्ट बात, ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट इन केस ऑफ 1/4/2017 से जब मैंडेटरी किया जा रहा है कि अगर एक कंपनी पे इंडियस लगाया जाएगा तो उसकी होल्डिंग पे, सब्सिडरी पे, एसोसिएट पे, ज्वाइंट वेंचर पे भी इंडियस लगाया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, उनकी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर
नेटवर्थ, उनकी नेटवर्थ नहीं देखी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ उनके ऊपर इंड एस लगा दिया जाएगा। यानी ये कंपनी अगर ऐसी कंपनी की एसोसिएट है, ठीक है, एक कंपनी अगर ऐसी कंपनी की एसोसिएट है जिसपे इंड एस लगा दिया गया है 1/4/2017 से, तो वो छोटी वाली कंपनी जो एसोसिएट कंपनी है, भले उसका नेटवर्थ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हो, ठीक है, उस पे भी इंड एस लगाया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी की एसोसिएट हो, ज्वाइंट वेंचर हो, तो आप भी बड़े हो, ठीक है, और ऐसे में आपके ऊपर भी इंड एस लगाया जाएगा। So this was a brief introduction about Ind AS. Ind AS की बाकी कंटेंट्स, Ind AS 1, 2 ये सब क्या है, उनकी डिटेलिंग, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच।